हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज हम 6 दिसंबर के शिफ्ट के एसएससी जेईई के क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था अ कंपोनेंट हुज रेजिस्टेंस चेंजेस सिग्निफिकेंटली विथ टेम्परेचर इज कॉल्ड एज। मतलब कौन सा ऐसा हमारा डिवाइस है जिसका आपका टेम्परेचर के साथ प्रतिरोध चेंज हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन दिया है फिक्स्ड रजिस्टर, बी पोटेंशियोमीटर, सी थर्मिस्टर या डी रियोस्टेट। तो इसका सही आंसर होगा हमारा थर्मोस्टर। थर्मिस्टर क्या होता है? एक थर्मल रजिस्टर होता है। थर्मल प्लस रजिस्टर, टी एच प्लस आर लिखता हूँ मैं, थर्मल रजिस्टर, जो आपका टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इसका प्रतिरोध यानी आर की वैल्यू कम हो जाती है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर इज डिक्रीजेज। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनटीसी डिवाइसेस। NTC means negative temperature coefficient devices. Alright, we have two types of devices called PTC and NTC. NTC वो होता है जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, वेयरएज PTC वो होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सी थर्मिस्टर। ये टेम्परेचर के लिए बहुत सेंसिटिव डिवाइस है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है A circuit contains 3 resistors. पहला है आपका 10 ओम इस सीरीज विथ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 20 ओम और 30 ओम। 30 ओम और 20 ओम के दो पैरेलल में है, उसके साथ हमारा 10 ओम का सीरीज में है। और दिया है इफ़ द टोटल करंट फ्लोइंग फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स इज 1.5 एम्पियर, व्हाट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस द 10 ओम रजिस्टर। 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज बतानी है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसका डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैसा है। यहाँ पर एक 10 ओम का है प्रतिरोध, इसके पैरेलल पे हमारे दो रेजिस्टेंस है जिनकी वैल्यू हमारी 20 और 30 है। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगाया। ठीक है, वोल्टेज सोर्स लगाया और यहाँ पर से इसकी वैल्यू है आपका 10 ओम। 10 ओम तो हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज बतानी है, मतलब प्लस माइनस ये। ठीक है, प्लस माइनस हमें यहाँ पर वोल्टेज बतानी है। तो बाकी इन दोनों का तो हमारा वैसे ही कोई काम नहीं रहा, क्योंकि हमें यहाँ से करंट की वैल्यू पता है। तो करंट कितनी दी है इसने, टोटल करंट यहाँ से आ रही है सोर्स से, वो आ रही है 1.5 एम्पियर। तो यहाँ से कितनी करंट आ रही है, 1.5 एम्पियर करंट आ रही है हमारे पास। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे। तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो करंट है हमारी 1.5 और टोटल नहीं, मतलब हमारे आर की वैल्यू है 10। तो कितना हो जाएगा ये हमारा 15 वोल्ट। इसका आंसर आ जाएगा 15 वोल्ट। आंसर 20 का बिल्कुल सही है आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है। दिया है आप परपेंडिकुलर इन द इलेक्ट्रिक सर्किट लाइंस, बी है आपका द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सी है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल और डी है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। हम क्या बताते हैं कि हमारी करंट पॉजिटिव से लीव करती है, करंट पॉजिटिव से लीव करती है और हमारी नेगेटिव में एंटर करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो होती है, ऐसा हमारा कन्वेंशन बोलता है। ठीक है, तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है अ नंबर ऑफ 200 वाट ऑब्लिक 200 वोल्ट इन कैटसेंट लैम्प आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 200 वोल्ट सप्लाई, हाउ मैनी लैम्प आर नीडेड टू कंज्यूम द टोटल पावर ऑफ 800 वाट। ठीक है, तो 800 वाट कंज्यूम करने के लिए कितने हमें लैम्प चाहिए, यहाँ पर ये पूछ रहा है। और हमारे लैम्प किस में कनेक्टेड है, लैम्प कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होती है। तो देखिए मैं एक ऐसे बना देता हूँ, एक एक के बारे में दिखा देता हूँ। एक की वोल्टेज है आपकी 200 वोल्ट, सप्लाई की वोल्टेज ये होगी कि पैरेलल में सप्लाई के अक्रॉस लगे हैं, और इसकी है आपकी 200 वाट, रेटिंग है 200 वाट। तो ऐसे पूछ रहा है कितने बल्ब चाहिए जिससे हमारी 800 वाट की यहाँ पर रेटिंग आ जाए। तो इसका आपको एक फार्मूला दिखाता हूँ, या आप वैसे भी निकाल सकते हैं आप, पी टोटल। टोटल पावर किसके बराबर होगी, टोटल पावर जितने हमारे नंबर ऑफ बल्ब लगे हैं इंटू एक बल्ब की रेटिंग। ठीक है, रेटिंग ऑफ इंडिविजुअल आई लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमें टोटल पावर दी है, वो दी है 800। टोटल पावर हमें दे दी 800
और हमें n मतलब टोटल नंबर ऑफ बल्ब पूछे हैं कितने चाहिए, और 1 की पावर होगी हमारी 200। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n इज इक्वल टू 800 अपॉन 200, कितनी आ जाएगी n की वैल्यू 4। टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने चाहिए हमें, 4 चाहिए, जो 800 वाट कंज्यूम करेंगे। आंसर नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एन आइडियल ट्रांसफार्मर एज अ प्राइमरी वोल्टेज वीपी की वैल्यू दी है 100 वोल्ट और टर्न रेशियो दिया है प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी वो है 2:1। व्हाट इज़ द सेकेंडरी वोल्टेज, हमें सेकेंडरी वोल्टेज वी एस की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो सिंपल फार्मूला बेस है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपका जो प्राइमरी वोल्टेज है एन पी बाई वी पी बाई वी एस, प्राइमरी वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी वोल्टेज किसके बराबर होता है हमारे आइडियल ट्रांसफार्मर में, नंबर ऑफ टर्न के, नंबर ऑफ टर्न इज प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न इज सेकेंडरी, इसके बराबर होता है। अब बस इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं सेकेंडरी एस, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी में जो हमारा वोल्टेज है वो है आपका 100 वोल्ट, हमें सेकेंडरी के वोल्टेज को निकालना है वी एस, और हमारा नंबर ऑफ टर्न क्या है 2x1, 2/1, तो यही क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर से देखिए वी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी एस इज इक्वल टू ये 100 वहाँ चला जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, 100/2 मतलब कितना आ जाएगा 50 वोल्ट। सेकेंडरी साइड में कितनी वोल्टेज आएगी हमारी 50 वोल्ट, सेकेंडरी साइड में 50 वोल्ट डी। वैसे भी आप इसमें देखिए हमारा जो यहाँ पर ट्रांसफार्मर है ये नंबर ऑफ टर्न के हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है। देखिए पहले वाले में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, दूसरे वाले में नंबर ऑफ टर्न कम है, तो मतलब 2:1 का है। पहले वाले में अगर हमारी वोल्टेज यहाँ पर हमें वोल्टेज दी है 100 वोल्ट, तो सेकंड वाले केस में कितनी हो जाएगी 1/2, मतलब इसको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, मतलब इसका आधा 1/2 इंटू जो हमारी सप्लाई है कितनी है हमारी 100। इसको वैसे भी निकाल सकते थे आप, तो यहाँ से कट जाएगा 2 से आ जाएगा 50 वोल्ट, बिल्कुल सही आंसर है इसका 50 वोल्ट। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कंपोनेंट ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का की कंपोनेंट क्या है, ए दिया है ब्रश, बी दिया है कोर, सी दिया है कम्यूटेटर और डी दिया है रोटर। तो देखिए हमें पता है ये ब्रश तो हमारे आपका मोटर में होते हैं, का कम्यूटेटर भी मोटर में होता है और रोटर भी मोटर में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कोर। क्योंकि ट्रांसफार्मर में हमें पता है ट्रांसफार्मर में क्या होती है कोर होती है। देखिए ये ऐसी हमारे ट्रांसफार्मर में कोर होती है जो आपके मैग्नेटिक फ्लक्स को ईजिली पास कराने देती है ये, ठीक है। तो ये हमारी क्या है कोर, ये हमारी कोर। ये ट्रांसफार्मर का जो विंडो बोलते हैं हम उसको भी ट्रांसफार्मर की विंडो भी बोल सकते हैं इसको। ये इजीली फ्लक्स को इस्टेब्लिश कराने के काम आती है और ये CRGO की बनी रहती है, CRGO सिलिकॉन स्टील, कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील की बनी रहती है। काम इसका यह है कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स को यहाँ पर इजीली इस्टेब्लिश करने देती है, ठीक है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइमरी करंट IP एंड सेकेंडरी करंट IS इन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमारे क्या रिलेशनशिप होता है करंट के बीच में, ये पूछ रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर मैं स्टेप अप SU लिखता हूँ। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है ये क्या करता है हमारा वोल्टेज लेवल को स्टेप करता है, ठीक है। मतलब अगर हमारे प्राइमरी साइड है जैसे ये, इसमें हमारे नंबर ऑफ टर्न कम है और सेकेंडरी साइड में हमारे नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। इस केस में क्योंकि नंबर ऑफ टर्न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है ये V2 जो हमारी सेकेंडरी साइड की वोल्टेज है इसको इंक्रीज़ कर देता है V1 से, जो प्राइमरी साइड की वोल्टेज है इससे, ठीक है। ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ पर N1 और N2 टर्न रेशियो है, ठीक है। इस केस में देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्टेप अप कैसे करेगा, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ टर्न जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, ठीक है। हमें वोल्टेज स्टेप अप करनी है, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न हमारे ज़्यादा होंगे सेकेंडरी केस में, मतलब NS की वैल्यू N2 की वैल्यू सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न की वैल्यू ग्रेटर देन होगी नंबर ऑफ टर्न की वैल्यू प्राइमरी साइड के, ठीक है। तो इस केस को हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और वहीं वोल्टेज का रिलेशन लिखा जाए तो यहाँ देखिए वोल्टेज हमारे सेकेंडरी साइड की वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी प्राइमरी के वोल्टेज से, तो इनको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर,
SU, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि इसमें करंट में क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है वो एक कांस्टेंट पावर डिवाइस है, मतलब इसकी पावर क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। P हमेशा कांस्टेंट रहता है, पावर कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, हमारे इनपुट साइड की जो पावर है P, इनपुट साइड की PI लिखता हूँ, प्राइमरी साइड की, वो होगी आपका V1 I1 cos phi 1, V1 I1 लिखता हूँ बस। और सेकेंडरी साइड की जो होगी हमारी क्या होगी, ये V2 I2, सेकेंडरी साइड की वोल्टेज और सेकेंडरी साइड का करंट। अब यहाँ पर देखिए पावर कांस्टेंट है, मतलब इसकी वैल्यू तो हमारी कांस्टेंट आनी चाहिए। तो पहले वाले केस में क्या है, पहले वाले केस में हमारे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो पहले वाले केस में वोल्टेज की वैल्यू कम है, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, तभी ये आपका जो फिक्स वैल्यू है वो हमारी फिक्स वैल्यू आएगी। स्टेप अप के टाइप में क्या होता है, हम सेकेंडरी वोल्टेज बढ़ जाएगी, सेकेंडरी वोल्टेज बढ़ेगी तो हमारी प्राइम तो आपके जो सेकेंडरी करंट है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चला, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इस केस में हमारी प्राइमरी करंट की वैल्यू IP या I1 की वैल्यू ग्रेटर देन होती है IS या I2 से, ठीक है। स्टेप अप के केस में हमारी प्राइमरी करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है सेकेंडरी करंट से। तो ये आंसर होगा इसका। देखते हैं इसका आंसर क्या दिया, द रिलेशनशिप डिपेंड्स अपॉन लोड, द प्राइमरी करंट इज़ लेस तो नहीं होती है, ज़्यादा होनी चाहिए। द प्राइमरी करंट इज़ इक्वल, नहीं इक्वल भी नहीं होती है। द प्राइमरी करंट इज़ ग्रेटर, देखिए प्राइमरी करंट इज़ ग्रेटर देन द सेकेंडरी करंट IP, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है D। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट हैपन टू द स्पीड ऑफ अ DC मोटर इफ़ द फील्ड एक्साइटेशन इज डिक्रीज। अगर हम फील्ड एक्साइटेशन को डिक्रीज करते हैं तो हमारी DC मोटर की स्पीड में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है इट डिक्रीजेज, सेकेंड दिया है इट स्टॉप्स कम्प्लीटली, C दिया है इट इंक्रीजेज, D दिया है दैन इट स्टे द सेम। तो हमें इसका रिलेशनशिप पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक रिलेशनशिप जो हमें मेन है वो है इंड्यूस EMF का। E क्या होता है, इंड्यूस EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N के नंबर ऑफ टर्न इनटू फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पर से हम आपका स्पीड की वैल्यू निकालते हैं। स्पीड क्या है n, तो n के इसके बराबर हो जाएगा, n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E अपॉन फाई, जो हमारा फ्लक्स है अपॉन फाई, इंड्यूस EMF अपॉन फ्लक्स। E को हम क्या लिखते हैं, V माइनस IARA। मोटर के केस में इंड्यूस EMF जो होता है वो वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज में से जो आपके IARA ड्रॉप होते हैं उसको माइनस करके आता है, और ये फ्लक्स। यहाँ पर क्या दिया है हमें, हमें दिया है कि हमारे फील्ड करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब IF की वैल्यू कम हो जाएगी। IF क्या होता है, फील्ड करंट। फील्ड करंट किसके लिए होता है, हमारा फील्ड करंट होता है हमारा फील्ड फ्लक्स, फ्लक्स को क्रिएट करने के लिए फील्ड फ्लक्स फाई। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने IF की वैल्यू कम करी, फील्ड करंट की वैल्यू कम करी, तो हमारा फ्लक्स कम हो गया। और देखिए यहाँ पर फ्लक्स कम हुआ, तो फ्लक्स कम होने से यहाँ पर क्या होगा, हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि इन दोनों का रिलेशनशिप है इनवर्स। यहाँ पर हमारा फ्लक्स कम हो जाएगा ऐसे, तो हमारी स्पीड है इनवर्स, ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगी, तो स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पर, इंक्रीजेस। आंसर हो जाएगा C, इट इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप आप याद कर लीजिएगा, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं स्पीड रिलेटेड। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N फाई। तो अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द योक ऑफ अ DC मशीन। DC मशीन में योक क्या है, दिया है द आउटर फ्रेम दैट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड अ पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। B दिया है द शाफ्ट दैट अ रोटर डिपेंड्स ऑन। C दिया है द फील्ड वाइंडिंग ऑफ अ मशीन, और D दिया है अ पार्ट ऑफ कम्यूटेटर दैट कनेक्ट्स टू द ब्रशेस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए योक जो होता है हमारा आउटर कवर होता है DC मशीन का। योक हमारा क्या होता है, आउटर कवर होता है DC मशीन का, जो हमारा 5/2 फ्लक्स को पास कराता है, मतलब इक्वल फ्लक्स को पास कराता है, और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये एक आउटर फ्रेम होता है ऐसे, और ये हमारा क्या क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। MP लिखता हूँ, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और ये क्या करता है, फ्लक्स को इस्टेब्लिश करता है, फ्लक्स को इस्टेब्लिश करता है, और फ्लक्स को फ्लो करने में 5/2 फ्लक्स को बांटता है, मतलब इक्वल फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। ये हमारा योक होता है, आउटर कवरेज ऑफ द मशीन। तो आंसर हो जाएगा A, द आउटर फ्रेम दैट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और हमारे फ्लक्स के लिए पाथ प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया है, इन अ DC मोटर विच ऑफ
फ्लेमिंग रूल हेल्प डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो कौन सा फ्लेमिंग का नियम हमें बताता है डीसी मोटर के बारे में फोर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दोनों नियम के बारे में किस में काम आता है ये बताता हूँ, मोटर और जनरेटर। ठीक है, मोटर और जनरेटर दो होती है। देखिए मोटर में हमेशा हम देखेंगे कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, और हमारे जनरेटर में आता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ठीक है, मैंने तो इसलिए याद कर रखा है क्योंकि ये आपका जनरेटर में दो बार आर आता है, GENERATOR, दो बार आर आता है, इसलिए मैंने इसको याद कर रखा है कि ये राइट हैंड रूल है और जो रिमेनिंग बचा है वो लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पर मोटर की बात करी गई है तो आया जाएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आंसर बी इसका सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी दोस्तों। थैंक यू सो मच।